हेलो गाइस, आज एक बार फिर आपके अपने चैनल जितने क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9th के लिए तो ये है ही है, अपितु सीटेट यूपिटर जो भी सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। पहले मेन टॉपिक्स इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ आंसर्स की चर्चा करेंगे। जैसे कि फ्रांस की क्रांति एक विश्व की महान क्रांति थी। आप सबको पता है कि फ्रांस की जो क्रांति थी वो विश्व की सबसे एक महान क्रांति थी। और क्यों थी? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने रूस में समाजवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, इनकी चर्चा शुरुआत कर दी थी। तो इस क्रांति ने फ्रांस में ही नहीं अपितु क्या किया, समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। समस्त यूरोप का मतलब है कि जो पूरा यूरोप कंटिनेंट है, उस यूरोप के कंटिनेंट के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वहाँ पे जो राजशाही प्रशासन था, राजसीय प्रशासन को अंत कर दिया था। 18वीं सदी में फ्रांस के औद्योगिक उत्पादन और व्यवसाय, व्यापार व साहित्य और कला के क्षेत्र विकसित होते हुए भी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो वहाँ के साधारण वर्ग की स्थिति का अत्यंत शोचनीय होना था। अर्थात फ्रांसीसी की जो क्रांति का, हर क्रांति का कोई कारण होता है, वहाँ की क्रांति का कारण था जो साधारण वर्ग था उसकी स्थिति का अत्यंत शोचनीय या अत्यंत दयनीय होना। आपको मालूम है कि फ्रांस में जो सामाजिक स्थिति वो किस प्रकार की थी। फ्रांस में 3 तरह के वर्ग काम करते थे। एक पादरी वर्ग होता था, मैं आपको हल्का हल्का याद दिला रहा हूँ, एक कुलीन वर्ग होता था और एक साधारण वर्ग होता था। जबकि वहाँ पे जो कर देने की प्रथा थी वो केवल साधारण वर्ग को ही होती थी। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग ज़्यादातर संपत्तिवान थे और संपत्तिवान होते हुए भी उन्हें कर देने से उनको छूट मिली हुई थी, ऐसा उनको अधिकार मिला हुआ था। और पादरी तो उल्टे धर्म कर वसूलते थे। तो राजाओं की यही निरंकुशता और अयोग्यता आदि जो थी वो क्रांति के महत्वपूर्ण कारण थे। जो फ्रांसीसी क्रांति थी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल की घटना से प्रारंभ हुई थी। बास्तिल में एक जेल होती थी, जेल को उन्होंने उस पर अटैक करके जो वहाँ की जनता थी, लगभग 7000 पुरुष और महिलाएं एकत्र हुए थे और उन्होंने वहाँ के गोला बारूद और जो भी कैदी थे उनको सबको छुड़ा दिया था। और अंततः 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हो गई थी। वाटरलू के युद्ध के साथ क्या हुआ था ये आप मुझे बताएंगे। वाटरलू के युद्ध में जब फ्रांस का शासक बना था लास्ट में नेपोलियन की हार हो गई थी। तो यहाँ के साथ फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई थी। इससे आगे की कहानी बाद में पढ़ते हैं। चलिए अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर को हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न आता है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्रांसीसी की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की जेल के ध्वंस के साथ हुई थी। क्या हुआ था इस क्रांति में? लोग इकट्ठे हो गए थे, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। वो जो फ्रांस के शासक थे कौन थे? लुई 16, जो बुर्बो वंश से ताल्लुकात रखते थे। लुई 16 ने सेना को आदेश दे दिया था कि वो पेरिस के शहर में घुस जाएगी। जब सेना आने लगी, लोगों के बीच में अफवाह फैल गई, राजा ने सेना को भेज दिया है। तो जो भीड़ थी वो भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने अस्त्र और शस्त्र के इकट्ठा करने के लिए जो भी सेना की बिल्डिंग थी या जो सरकारी कार्यालय थे उन पर हमला बोल दिया। उसके साथ ही बास्तिल जेल पर अटैक कर दिया। इसमें बास्तिल की जेल का कमांडर मारा गया था। वहाँ पे जितने भी कैदी थे उन समस्त कैदियों को छुड़ा लिया गया था। आपका एक छोटा सा प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में पास करके कि बास्तिल की जेल में उस समय कितने कैदी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो आप बताएंगे फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। विशेष अधिकार, अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष अधिकार वर्ग में कौन कौन से लोग शामिल थे? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो वहाँ पे 3 स्टेट होते थे, 3 स्टेट में पादरी वर्ग होते थे और कुलीन वर्ग होते थे, जो विशेष अधिकार वर्ग थे। इनको कौन कौन से अधिकार थे कि जैसे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को सबसे पहले तो लोगों को, जो सरकार थे, सरकार को कर देने का अधिकार नहीं था। पादरी वर्ग को धर्म कर के रूप में एक टाइट कर होता था, उसको वसूलने का अधिकार भी था। अच्छा, तृतीय वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं? अगला प्रश्न आपका, तृतीय वर्ग में कौन कौन आ रहा है? प्रथम और द्वितीय वर्ग को छोड़ करके, यानी कि जिसमें कुलीनोपाध्याय को संबंधित कुलीनोपाध्याय को छोड़ के शेष समस्त वर्ग जो होते थे वो तृतीय वर्ग में आते थे। अर्थात तृतीय वर्ग में कौन होते थे? ज़्यादातर नॉर्मल मजदूर होते थे, किसान होते थे। ज़्यादातर किसान और हल्के व्यापारी वर्ग जो होते थे वो तृतीय वर्ग में आते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस का कौन सा वर्ग सभी करों की अदायगी करता था? तो जैसे मैंने पहले बताया, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि फ्रांस में कौन सा वर्ग सभी करों की अदायगी करता था। किस वर्ग को ऐसे अधिकार, मतलब कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, ये भी पूछा जाता है। कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा कर देता था? यानी कि तृतीय वर्ग, कृषक वर्ग या साधारण वर्ग। तृतीय वर्ग को कृषक वर्ग या साधारण वर्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस किस वर्ग के उदय का साक्षी बना था? प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांस किस वर्ग के उदय का साक्षी बना है? अच्छा दोस्तों, 18वीं सदी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1701 से 1800 तक का जो समय होता है वह 18वीं सदी कहा जाता है।
याद रखेंगे, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। 18वीं सदी 1800 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 18वीं सदी क्या होती है? 1701 से 1800 के बीच का जो समय काल है वह 18वीं सदी कहा जाता है। जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। किसका हुआ था? मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। मध्यम वर्ग में किसान, जो तृतीय वर्ग था, तृतीय वर्ग के थोड़े से अमीर लोग आते थे, और जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग था अर्थात पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनके भी जो निम्न क्लास के दर्जे के लोग होते थे वे सभी लोग मध्यम वर्ग में आते थे। तो 18वीं सदी के मध्य में फ्रांस जो है इसी वर्ग के उदय का साक्षी बना था। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में वसूले जाने वाले प्रत्यक्ष कर का क्या नाम था जो सरकार द्वारा वसूला जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में जो है प्रत्यक्ष कर का क्या नाम था? प्रत्यक्ष कर का नाम था टाइल। टाइल सरकार के द्वारा वसूला जाता था, और एक होता टाइट। क्या होता था? टाइट। टाइट जो होता था यह धार्मिक कर था। टाइट धार्मिक कर था जो पादरियों के द्वारा वसूला जाता था। निम्नलिखित पुस्तकों की रचयिताओं के नाम बताइए। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेटर्स ऑन द इंग्लिश। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखित है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी कहा जाता है। और लेटर्स ऑन द इंग्लिश एक महान फिलोसफर्स थे, वोल्टेयर। फ्रांस के कौन थे? वोल्टेयर। वोल्टेयर ने लिखा लेटर्स ऑन द इंग्लिश, अंग्रेजों के ऊपर एक लेटर्स लिखा है। एक व्यक्ति एक वोट का विचार रूसो की किस पुस्तक में दिया गया है? यदि हम देखते हैं, एक व्यक्ति एक वोट, अर्थात एक व्यक्ति को कितने वोट का अधिकार है? एक वोट का अधिकार है। ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है। फ्रांस में ऐसा अधिकार नहीं था। फ्रांस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, जो उनकी नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली के अंदर जिसे एसेस्ट कहा जाता था, उस एसेस्ट में एक वर्ग को एक वोट देनी होती थी। यदि वहाँ पे जो सभा होती थी उस सभा में तीनों वर्गों के लोग होते थे। तीनों वर्गों मतलब पादरी वर्ग से भी होते थे, और कुलीन वर्ग से होते थे, और थर्ड स्टेट से होते थे। तो थर्ड स्टेट के भी जो लोग थे वो पूरे स्टेट के लोग का एक ही वोट होती थी। लेकिन रूसो ने विचार दिया था कि वो जितने व्यक्ति हैं उतने वोट होने चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट का विचार रूसो ने दिया था। और किस पुस्तक में दिया था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रोबेस्पियर सरकार के द्वारा किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए। रोबेस्पियर सरकार ने क्या क्या काम आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी। रोबेस्पियर सरकार ने किन दो कार्यों का वर्णन किया है? रोबेस्पियर सरकार के द्वारा सबसे पहला था कानून बनाकर मजदूरों और कीमतों की अधिकतम सीमा तय करती थी। रोबेस्पियर ने क्या किया था? सबसे पहले एक कानून बनाया कि उसमें मजदूरी और कीमत की जो अधिकतम सीमा थी वो तय करती। कोई भी आदमी उससे ज़्यादा मजदूरी नहीं ले सकेगा, या कोई भी दुकान पर सामान बेचने वाला उससे अधिक कीमत में नहीं बेच सकेगा। और दूसरा गोश्त। फ्रांस में क्या गोश्त खाया जाता था? गोश्त और पावरोटी की राशनिंग कर दी गई थी। राशन मतलब ये राशन में दिया जाने लगा, तो इनकी भी कीमत फिक्स कर दी थी। ये दो कार्य रोबेस्पियर सरकार ने बहुत अच्छे किए थे। अगला प्रश्न आता है कि 20 जून 1789 ईस्वी दिनांक, डेट के साथ साथ डेट भी याद रखेंगे। डेट कहती है कि 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो जैसा आपको पता था, जब तृतीय स्टेट के लोग का नेतृत्व था मिराबो और आबेसिये। मिराबो और आबेसिये ने तृतीय स्टेट का प्रतिनिधित्व किया था। ये तृतीय स्टेट का था जब नेशनल असेंबली की काउंसिल को सभा को प्रणीत किया था सम्राट लुई 16 ने। तो वहाँ पे तीसरे वर्ग ने डिमांड रखी थी कि भाई हम सभी लोग वोट देना चाहते हैं, तो जिसका सम्राट ने विरोध कर दिया था। और सम्राट कौन थे? लुई 16। उन्होंने विरोध कर दिया था। विरोध करने के बाद में ये लोग वहाँ से बाहर आए, और उसके बाद ये लोग बाहर आकर के अपनी मीटिंग की थी। और मीटिंग आकर के इन्होंने क्या किया? एक शपथ ली कि जब तक हम संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और उस समय इनका जो नेता था वो मिराबो और आबेसिये ने कहा था, और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था तृतीय वर्ग के लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड स्टेट जनरल से क्या अभिप्राय थी? ये वही आती आ गया। थर्ड स्टेट जनरल क्या थी? थर्ड स्टेट जनरल या नेशनल असेंबली, ये तृतीय स्टेट के लोगों ने बनाया था। ये एक राजनीतिक संस्था थी जिसे फ्रांसीसी राजतंत्र द्वारा नियंत्रित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी संविधान के अनुसार मानव के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो फ्रांसीसी जब संविधान बना था 1791 में तैयार हो गया था। किसने बनाया था? नेशनल असेंबली ने, जो तीसरे स्टेट के लोग थे इन्होंने संविधान बनाकर तैयार किया था। तो इसके अनुसार मानव को प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार दिए गए थे। प्राकृतिक अधिकारों में और नैसर्गिक अधिकारों में आते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, और सभी के लिए एक समान कानून के प्राकृतिक और नैसर्गिक अधिकार थे। उनको जन्मसिद्ध अधिकार हो गए थे। कौन कौन से थे? अभिव्यक्ति के। फ्रांस में कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति कर सकता है, बोल सकता है, किसी भी बात को बोल सकता है। सभी के लिए जो कानून होंगे वो
एक समान होंगे। ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अलग है और अमीरों के लिए अलग है। चलिए अगला प्रश्न आता है, जैकोबिन क्लब के मुख्य नेता कौन थे? अच्छा पहले ये बताइए जैकोबिन क्लब थे कौन? जो फ्रांस का सबसे कमज़ोर तबका था उस तबके के लोगों ने अपना एक क्लब इकट्ठा किया था जो था जैकोबिन, जिसे जैकोबिन क्लब कहा जाता था। और जैकोबिन क्लब के प्रमुख नेता थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये प्रमुख नेता थे। अक्सर CTET UPTET में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जैकोबिन क्लब क्या थे? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब के मुख्य नेता थे। अगला प्रश्न है, शोकुलांत के साथ पहने जाने वाली लाल टोपी किसका प्रतीक थी? शोकुलांत कौन थे? शोकुलांत जैकोबिन क्लब को ही शोकुलांत कहा जाता था। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्हें शोकुलांत भी कहते थे। शोकुलांत के साथ पहने जाने वाली लाल टोपी किसका प्रतीक थी? वह स्वतंत्रता का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का प्रतीक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1792 ईस्वी में निर्मित असेंबली का क्या नाम था? 1792 ईस्वी में कौन सी असेंबली थी? तो उस असेंबली को कन्वेंशन कहा जाता था। 1792 में निर्मित असेंबली को क्या कहा जाता था? कन्वेंशन कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, किसके द्वारा फ्रांसीसी राजतंत्र का उन्मूलन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो 21 सितंबर 1792 में 21 सितंबर 1792 में जो कन्वेंशन थी, नवनिर्वाचित सभा थी, इसी के द्वारा फ्रांसीसी राजतंत्र का उन्मूलन किया गया था। नेशनल असेंबली, कन्वेंशन या नेशनल असेंबली से कहा जाता था, जो थर्ड स्टेट के लोगों ने इसका गठन किया था। इन्होंने क्या किया था? फ्रांसीसी राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया था। अगला प्रश्न आता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार कब मिला? आप गैस नहीं कर पाओगे, यदि आपको ऑप्शन में आता है तो आप गैस नहीं कर पाओगे। तो कब मिला था? 1946 1946 में। भारत को आज़ाद होने से 1 वर्ष पहले फ्रांसीसी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। वहाँ के महिलाओं ने बहुत अधिकार किया था। ओलंता गोज, एक महिला का नाम था ओलंता गोज। ओलंता गोज ने महिला और अधिकारों के लिए घोषणा पत्र भी लिखा था। अगला प्रश्न इसी का है, प्रश्न नंबर 19 है, महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? और ये किसके द्वारा लिखा गया था? ओलंता गोज 1791 में। ओलंता गोज कौन थे? महिला क्रांतिकारी थी। उनकी क्या थी? महिला क्रांतिकारी। इनके द्वारा 1791 ईस्वी में महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दासता का उन्मूलन हो चुका था। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को कब राजा घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को राजा कब घोषित किया था? इसी प्रश्न हमारा कि 1804 ईस्वी में किसके द्वारा स्वयं को राजा घोषित किया गया था? अलग अलग पार्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आंसर है आपका नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा स्वयं को फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में घोषित किया गया था। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट था कौन? पहले ये सैनिक था, लेकिन उसके बाद सैनिक का नेतृत्व करता यानी कि सेनापति बना। उसके बाद एक काउंसलर बना, और जो काउंसलर बनने के बाद में इसने अपने आप को वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट कब और कहाँ पराजित हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। इसी के साथ फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई थी। उसके बाद पढ़िए, वे कौन भारतीय थे जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से प्रभावित हुए थे? कौन थे भारतीय? वो उस समय कौन था भारतीय? 18वीं बात करें तो टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, ये ऐसे भारतीय थे जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से के विचार से प्रभावित हुए थे। कौन कौन थे? टीपू सुल्तान थे, राजा राम मोहन राय थे। ये भारतीयों के ऐसे उदाहरण हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के विचार से प्रभावित हुए थे। अच्छा, मोंटेस्क्यू की एक पुस्तक, अगला प्रश्न देखते हैं हम। मोंटेस्क्यू की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज किस उद्देश्य को इंगित करती है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज किस उद्देश्य को इंगित करती है? मोंटेस्क्यू द्वारा शक्ति के विकेंद्रीकरण, स्पिरिट ऑफ द लॉज के कानून की भावना, इसमें शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग किया जाता था। शक्ति को शक्ति का विभाजन किया जाता था, केंद्रीकृत किया जाता है। किसमें? न्यायपालिका में, विधायिका में और कार्यपालिका में शक्तियों को अलग अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं किस तरह के कार्य करती थी? जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी वो किस तरह के कार्य करती थी? तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं होती वो जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, सिलाई करती थी, बुनाई करती थी, कपड़े, आजकल महिलाएं काम करती है, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, और संपन्न जो घरेलू घर वहाँ पे काम काज करती थी। ये तीसरे स्टेज की महिलाएं काम करती थी। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी
क्रांति के उपरांत वह कौन सा वर्ग था जिसकी शक्ति का उन्मूलन किया गया था? फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत वह कौन सा वर्ग था जिसकी शक्ति का उन्मूलन किया गया था? तो कौन कौन सी शक्ति? तो ये बताइए, फ्रांसीसी शक्ति क्रांति हुई क्यों थी? प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो लोग थे ये भी तो तीसरे वर्ग का शोषण करते थे, तो इसलिए इन्हीं को विवश किया गया कि जो इनकी शक्ति मिली हुई थी उस शक्ति को ये लोग त्याग दें। ऐसे तो किया गया ताकि प्रथम और द्वितीय स्तर वर्ग की जो शक्तियाँ थी इनकी शक्तियों को कम कर दिया, इनके अधिकारों को छीन लिया गया था। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी महिलाओं के जीवन में के सुधार के लिए किस तरह के कानून पास किए गए? बस थोड़े से कानून पास किए गए थे कि वो स्थापना के सबसे पहले उनकी स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था कि सरकारी स्कूल बनेंगे तो आप वहाँ पे अपनी शिक्षा ले सकते हैं, अनिवार्य कर दिया। और पिता को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बात नहीं कर सकता, अर्थात उनको पिता शादी का जो ऑप्शन था वो उनके लिए ओपन कर दिया गया था, आप अपनी मर्जी से शादी कर सकती थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सेंसरशिप की समाप्ति के उपरांत किस तरह के अधिकार प्रदान किए गए थे जिससे मुद्रण संस्कृति का विकास हुआ था? सेंसरशिप क्या थे पहले तो ये बताइए। आजकल मूवी देखते हैं, मूवी में सेंसरशिप आता है, यानी कि कोई भी किसी सरकार के खिलाफ आप कुछ पत्रिका में छापते हैं तो उसको उस पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। तो यहाँ पे सेंसरशिप की समाप्ति को प्रदान किया था अधिकार को घोषणा पत्र में जो भाषण, अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया था, जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों में छपी हुई तस्वीर की अधिकता हो गई थी, जिससे वे तेजी से गाँव देहात तक पहुँच सके। जब सेंसरशिप समाप्त हो गया था अर्थात प्रेस का कंट्रोल समाप्त हो गया था, तो उसके बाद अधिकार के घोषणा पत्र में भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया था, उसके तहत तो वहाँ पे लोगों ने सभी ने अखबार, पर्चों, पुस्तकों में तस्वीरों में अपनी भावना को व्यक्त करते थे और जिससे गाँव तक तेजी से गाँव तक भी पहुँच चुके थे, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना फैल चुकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति से पहले होने वाली 2 राज्य क्रांतियों के नाम बताइए। तो फ्रांस से पहले कौन कौन सी राज्य क्रांति हुई थी? इंग्लैंड की राज्य क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में और अमेरिका की राज्य क्रांति हुई थी 1776 ईस्वी में। अमेरिका ही की उद्योग क्रांति थी वो, जिसने आप ध्यान कीजिए जब फ्रांस ने हेल्प की थी, फ्रांस की लुई 16 ने किसकी लड़ाई में? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में उसने हेल्प की थी, तो उस पर कर्जा हो गया था, तो वही थी अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में, जिसमें लगभग 17 राज्यों को इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश से मुक्ति दे दी थी। अगला, यूरोप की 2 महान क्रांतियों के नाम बताइए। दोनों पर सेम ही है तो। अच्छा, पहले वो आ गया, तो यूरोप की 2 महान क्रांति कौन कौन सी होगी? इंग्लैंड की क्रांति 1688 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 इसमें। देखिए अब लिखा हुआ है 2014, पहले भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको आगे भेजते रहेंगे। आपको फिर भी कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर पास करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। क्या नाम है हमारे चैनल का? G10 क्लासेस।